Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see part 2 of chapter number 12 फ्रॉम थीम ई इकोनॉमिक लाइफ्स अराउंड अस। इसका चैप्टर 11 हो गया है। चैप्टर 12 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। इसमें बेसिक जो है मार्केट्स की, दैट व्हाट आर मार्केट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में वाला चैप्टर शायद आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। वैसे जो सैम्पल पेपर्स मैंने बनाए हैं उसमें मैंने चैप्टर लिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके डिस्कशन को। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल लाइफ, जो लोग हैं उनकी जिंदगी में मार्केट का क्या रोल होता है। सो एज वी कैन सी फ्रॉम द सेक्शन अबव, मार्केट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक लाइफ, जो अर्थव्यवस्था होती है, कमाने का साधन या जीवन में कोई भी चीज हमें जरूरत है तो उसको पाने का साधन, तो इकोनॉमिक लाइफ जो होती है उसमें मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? जो चीज को खरीद रहे हैं अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने यूज करने के लिए। और प्रोड्यूसर कौन? जो सामान को बना रहे हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन होता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्फ। तो सभी लोग सभी चीजें नहीं बना सकते, है ना। तो ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये लोगों के पास फंड है, कैपेसिटी है इन वेज ऑफ इकोनॉमिक, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो लोग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों तक भी सर्विसेज और जो गुड्स है वो पहुंच सके जो उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। देन थिंक अबाउट इट। वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ मार्केट्स। कैन वी इमेजिन व्हाट लाइफ माइट बी लाइक विदाउट मार्केट्स। क्या आपको क्या लगता है कि मार्केट्स नहीं होगी तो लाइफ कैसी होगी? मार्केट नहीं होगी तो कोई भी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे? व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स डिड नॉट ब्रिंग राइस, व्हीट, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू मार्केट। अगर किसान लोग खेती करें और चावल दाल ये लोग मार्केट में लेकर ही ना आए तो हम लोग कहाँ से खरीद के खाएंगे जो शहर में रहते हैं? What would happen if producers of cloth in Surat could not produce input like cotton from markets? अब सूरत में जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी कॉटन के, जैसे कि कपास की खेती होती है, वहीं से कॉटन मिलता है, फैब्रिक बनाना है तो, है ना, कॉटन से रिलेटेड। तो अगर क्या हो, मार्केट में कॉटन ही ना मिले तो सूरत की जो इंडस्ट्रीज है क्या वो चल पाएंगी? सो क्या लगता है आपको? ये आगे डिस्कशन है। सो लेट अस जस्ट सी इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू अदर डायमेंशन ऑफ द रोल ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स के और कौन कौन से रोल होते हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस में हम पढ़ने वाले हैं। आकृति इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आकृति जो है एक आर्टिस्ट है, हु क्रिएट्स ऑयल पेंटिंग्स ऑन कैनवास। वो कैनवास के ऊपर ऑयल पेंटिंग्स क्रिएट करती है। हर पेंटिंग्स आर एप्रिशिएटेड बट शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स। उसकी पेंटिंग को लोग तारीफ तो करते हैं, अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन कोई उसको खरीदता नहीं है। पेंटिंग को खरीदना पैसे देकर इतना कैजुअल नहीं है कि बहुत कम बिकती है उसकी पेंटिंग। शी इज वरीड अबाउट वेयर टू सेल द पेंटिंग्स एंड व्हाट प्राइस शी शुड ऑफर देम फॉर। तो उसे डर लगता है कि कहाँ पर वो सेल करे इन पेंटिंग्स को। बना तो रही है लेकिन बिकेगी कहाँ, और बिकेगी नहीं तो फिर वो अपना जीवन यापन, खाना पीना कैसे संभालेगी। तो ये जो पेंटिंग है उसका प्राइस कितना रखे ये भी उसको समझ नहीं आता है। अनलाइक द केस ऑफ गुआवास देयर आर फ्यूअर लोकल बायर्स एंड सेलर्स फॉर आर्ट वर्क। जैसे गुआवा, अमरूद तो बेच रहा है कोई, तो हमने देखा था पिछले पार्ट में कि उसको खरीदने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन पेंटिंग जो आर्ट वर्क है उसको सभी नहीं खरीदना चाहते। हो सकता है मुझे ड्राइंग पसंद है तो मैं ले आऊं एक आर्ट वर्क, बहुत महंगा ले आऊं, और मम्मी को बताऊं ये इतने का है, तो मम्मी कहे ये क्या फालतू की चीज ले आई है ना। होता है। तो जो कदर समझते हैं, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, वही तो खरीदेंगे, सब तो खरीदेंगे नहीं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव अ रेडी मार्केट। क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको पता है जिसमें प्रोडक्ट रेडी तो हो रहा है लेकिन मार्केट रेडी नहीं है, मार्केट उसे खरीदने को या अपनाने को तैयार नहीं है? हाउ डज इट इफेक्ट दोज विलिंग टू बाय और सेल। ये कैसा लगता होगा उन व्यक्तियों को जो खरीदना चाहते हैं उन प्रोडक्ट को या बेचना चाहते हैं। व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच आर्टिस्ट कैन फाइंड बायर्स फॉर देयर वर्क टुडे। आज के समय में क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अपने सामान के लिए खरीदार खरीद सकता है। जैसे आजकल सोशल मीडियाज बहुत चल गया है ना, सो उस पे हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने सामान की एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिससे कि लोगों तक हमारे सामान की डिटेल्स पहुंचती है और खरीदारी लोग करते हैं। सो हाउ मार्केट्स बेनिफिट सोसाइटी। तो अब मार्केट जो है वो सोसाइटी को, समाज को कैसे बेनिफिट पहुंचाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स एक्सप्लोर। कंज्यूमर प्रेफर टू बाय रेफ्रिजरेटर दैट यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है वो ऐसा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदना चाहता है जिसमें बिजली कम लगे। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर
in to ask for refrigerator that use less electricity, what do you think happens in the network you saw in 12.11? अगर मान लो सारे कंज्यूमर आके दुकान पे कहने लगे नहीं हमें तो ऐसा ही फ्रिज चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती हो, बिजली का बिल कम आएगा, तो फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? तो चलिए आगे रीड करते हैं यहाँ पर. सो द प्रोड्यूसर गेट एन इंडिकेशन एज टू व्हाट कंज्यूमर वुड बाय. तो इससे पता चलेगा, एक इंडिकेशन मिलेगा कि कंज्यूमर को आखिर क्या चाहिए. ऐसा नहीं है फ्रिज बना बना के आप ढेर लगा दो तो कोई खरीदेगा ही नहीं. जो कंज्यूमर कह रहे हैं कि उनको क्या खासियत चाहिए वो फ्रिज में होनी चाहिए, तभी जाके वो खरीदेंगे. दे प्रोड्यूस रेफ्रिजरेटर विच यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी. इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे फ्रिज को प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिसमें बिजली कम लगती हो. दिस बेनिफिट सोसाइटी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर. ये इस तरीके से सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगी कि एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स पहुंचा के. ऑल्दो बाइंग एंड सेलिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खरीदना बेचना सामान का ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन एक्सचेंज, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है ना. कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो पैसे देते हैं बदले में. इंटरैक्शंस इन द मार्केट ऑफन मूव बियॉन्ड जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज और नेगोशिएशन बिटवीन पार्टीज. ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप गए तो सिर्फ तोल मोल ही कर रहे हैं ना. नेगोशिएशन करना मतलब कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्राइस कम करना है तो उसको लेकर, या इंक्वायरी करने गए किसी सामान की, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इंक्वायरी कर रहे हैं या नेगोशिएशन कर रहे हैं. इससे बहुत आगे मार्केट में जो रिलेशन होता है बायर और सेलर के बीच में होता है. जैसे ऑफन अ रिलेशनशिप डेवलप्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स देन कंटिन्यूज इवन अक्रॉस जनरेशन. कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो खरीदार हैं और जो दुकानदार हैं उनके बीच में ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं जो जनरेशन तक, पीढ़ियों तक चलते रहते हैं घर में. जैसे हमारे घर में होगा, आप देखते होंगे अपने अपने घर में कि दादाजी किसी दुकान से कुछ सामान खरीदते थे, जैसे ज्वेलरी की कोई शॉप हो गई या कोई भी एक शॉप फिक्स हो जाती है कि वहीं से सामान लेना है ना. तो बोलने लगते हैं लोग कि वो दुकान अच्छी है, वो दुकान अच्छी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. तो आगे आने वाली पीढ़ी भी वही फॉलो करने लगती है. सम फैमिलीज हैव लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद देयर टेलर, जूलर एंड डॉक्टर ओवर डिकेड्स. सो बहुत सालों तक फैमिली में जो टेलर होगा तो मम्मी अगर उसे कपड़े सिलवा रही है तो सिस्टर्स बड़ी होंगी तो वो भी उसी से सिलवाएंगे, क्योंकि उस फैमिली में उसकी जो सिलाई है वो सबको पसंद आ रही है. ऐसे ज्वेलरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया. मेनी फैमिलीज इन इंडिया मेंटेन एन अकाउंट विद लोकल ग्रोसर दैट इज सेटल एट द एंड ऑफ मंथ. जैसे हमारे आसपास की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां पर आप ऐसा सुनते होंगे कि गए सामान लिया, ठीक है इसको लिख लेना बाद में दे देंगे. तो ये क्या है, एक खाता चलता है, एक अकाउंट चलता है जिसमें आप महीने भर सामान जो जो लेंगे वो लिखाता जाएगा और मंथ के लास्ट में आप टोटल करवा लेते हैं, एक साथ पे करते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बोलूं या किसी अनजानी जगह पे जाके बोलूं ये मुझे दे दो, पैसे बाद में ले लेगा, कोई देगा क्या? नहीं देगा. तो यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रस्ट है, यहाँ पर लोग एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं. ये लोकल ग्रोसर्स हैं. सो व्हाइल द प्राइमरी रोल ऑफ मार्केट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो हैज नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन मैनी पीपल्स लाइफ. सो जो मार्केट का रोल है वो वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इसके सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, ये जो बॉक्स है इसमें दिया हुआ है मदर्स मार्केट ईमा केठल इन मेती लैंग्वेज ऑफ मणिपुर इन अ यूनिक मार्केट इन इम्फाल. यहाँ पर एक मार्केट की बात बताई गई है जो जिसका नाम है मदर्स मार्केट. ठीक है. नाउ अबाउट 3000 वीमेन ओन एंड रन ऑल शॉप्स इन द मार्केट. 3000 औरतें लगभग पूरी शॉप्स में, आप देखोगे औरतों की शॉप है, औरतें ही सामान बेच रही हैं वहां पर. दे सेल वेजिटेबल्स, क्लोथ्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मणिपुरी अटायर, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, local produce and daily essentials that people in the city and the surrounding areas require. वो हाथ से बनी हुई चीजें जो हैंडलूम होती हैं, मणिपुर का जो अटायर है, बाकी की जो डेली एसेंशियल्स, डेली रोज की चीजें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब बेचते हैं. तो आसपास के सराउंडिंग एरिया के लोग आते हैं खरीदने के लिए. ऑन द अदर हैंड मार्केट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर थाउजेंड्स ऑफ फैमिली. अब यहाँ पर ये जो औरतें जो है दुकान लगा रही है, क्या इनको इनकम नहीं होती होगी? तो बहुत सारे फैमिलीज को यहाँ से सपोर्ट भी मिलता है. ऑन द अदर हैंड मार्केट इज मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर टू एक्सचेंज आइडियाज एंड एंजॉय शेयर ट्रेडिशन. अब मार्केट एक तरीके से देखोगे यहाँ कितने लोग आपको दिख रहे हैं, सभी लोगों की एक अपनी भाषा है, कल्चर है, तो ये इंटरमिक्स होता है, एक दूसरे को जानने पहचानने का हमें मौका मिलता है. इस वजह से ट्रेडिशनल या कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं. ठीक ना. यहाँ दिया हुआ है डोंट मिस आउट, फैक्ट है, देयर आर मेनी ट्रेडिशन
followed even today that go beyond just buying and selling. सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है. In South India, sellers of haldi, kumkum, turmeric and vermilion give a small quantity of haldi and kumkum separately at no charges as a mark of auspiciousness and good wishes to the buyer. जैसे साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहां पर कल्चर है कि जैसे आप हल्दी और कुमकुम इस तरीके का सिंदूर जो होता है वो खरीदते हैं तो दुकानदार आपको एक पुड़िया में थोड़ी सी अलग से वैसे ही रख के देगा. वो एक तरीके की विशेष होती है कि आपके साथ अच्छा हो, शुभ हो. ठीक. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट्स रोल इन द मार्केट. अब मार्केट को चलाने में सरकार का क्या रोल है. जैसे प्याज के रेट महंगे हो गए या टमाटर महंगे हो गए तो बोलते ना अरे ये सरकार है तो ये चीजें महंगी हो गई हैं. तो ऐसा मार्केट में सरकार का क्या रोल होता है, कैसे सरकार कंट्रोल करती है. तो चलिए पढ़ते हैं. मार्केट फंक्शंस थ्रू इंटरैक्शंस ऑफ डिमांड फ्रॉम बायर्स एंड सप्लाई बाय सेलर्स. जो मार्केट होती है, सेलर्स, सो मार्केट जो होती है ना ये वर्क ही करती है. दो लोग हैं इसमें इंपॉर्टेंट, बायर्स एंड सेलर्स. तो बायर्स खरीदने वाले की डिमांड कितनी है और सेलर्स के पास सप्लाई कितनी है, इसी पे मार्केट पूरा हमारा फंक्शन करता है. अगर कोई सामान बेचने वालों का ज्यादा मात्रा है और खरीदने वालों का कम है तो सामान सस्ते में बिकेगा क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा तो सस्ते में बेचेगा. लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर वो सामान बहुत महंगा बिकेगा. ठीक. हाउएवर देयर आर सम सिचुएशन इन विच दिस मे नॉट वर्क वेरी वेल. मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो थॉट है ये सही से नहीं, मतलब पूरी तरीके से वर्क नहीं करता. द गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सच सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में जब ये सही नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है. इट मॉनिटर्स द इंटरैक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड फेयर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस. तब जाके गवर्नमेंट पूरा अच्छे से मॉनिटर करती है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और फिर फेयर डिटर्मिनेशन करती है प्राइस का, प्राइस सही से डिसाइड करती है. डिमांड क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट गिवन टाइम. जो कंज्यूमर है एक दिए हुए समय पर कितनी उनकी डिमांड है, कितनी उनकी विलिंग, इच्छा है कि कोई सामान खरीद सके उस पर्टिकुलर प्राइस पे. देन सप्लाई होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो सेलर है वो उस सामान को बेचना चाह रहा हो. ठीक है. सो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेलर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन टाइम. ठीक. अब देखते हैं. सो कंट्रोलिंग प्राइसेस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स. मान लो कि टमाटर अभी मान लो 50 रुपए. ठीक है. लोग कह रहे हैं महंगे हो गए. तो अब ये जो दुकानदार है ये क्या करेंगे, मान लो कि ये टमाटर को छुपा के रख लेते हैं कि 10 दिन बाद जब मार्केट में टमाटर खत्म हो जाएंगे और ज्यादा प्राइस हाई हो जाएंगे तब ये टमाटर हम निकालेंगे बाहर और ज्यादा महंगे पे बेचेंगे. तो क्या ये सही तरीका है क्या कि सामान को होल्ड करके रख लिया, होर्डिंग कर लिया और फिर उसका प्राइस बढ़वा दिया? नहीं. तो ये सब जो प्राइसेस कंट्रोल करने के तरीके हैं ये गवर्नमेंट अपनाती है, इससे बायर्स को और सेलर्स को प्रोटेक्ट करती है. सो द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड. सरकार ही कंट्रोल करती है प्राइसेस कुछ सामान का. फॉर एग्जाम्पल इट सेट्स द मैक्सिमम प्राइस दैट सेलर कैन चार्ज. गवर्नमेंट डिसाइड करती है. आप देखते होंगे एमआरपी लिखा रहता है, जो भी सामान खरीदोगे उस पे एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. इससे ज्यादा प्राइस जो दुकानदार है वो नहीं उस पे नहीं बेच सकता है ना. सो सेवरल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज लाइफ सेविंग ड्रग्स हैव एन अपर लिमिट ऑन देयर प्राइसेस. उस पे एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा मिलेगा, जितना एक लिमिट डिसाइड है उससे ज्यादा नहीं कर सकते. अनदर इंस्टेंसेस वेयर गवर्नमेंट सेट द मिनिमम प्राइस एट विच एसेंशियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स लाइक वीट, पैडी एंड मेज कैन बी सोल्ड. अब ऐसा नहीं है कि किसानों ने गेहूं की खेती की, अब गेहूं की उपज बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी फसल हुई है तो अब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा क्योंकि गेहूं की फसल अच्छी हुई है. तो क्या आप इसको किसी भी प्राइस पे बेचेंगे क्या कि 1 रुपए दे दो, 2 रुपए किलो दे दो क्योंकि गेहूं बहुत ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं होता. यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस बताती है. इस पे मतलब 8 रुपए गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि 8 रुपए से कम में तो ये गेहूं नहीं बिकेगा. मान लो 10 रुपए तय कर देती है, 30 रुपए तय कर देती है. तो ऐसे गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है कि कोई ज्यादा चार्जेस ना करे, कोई कम चार्जेस ना पे करे. तो मतलब ये जो बायर और सेलर को है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्राइस के केसेस में गवर्नमेंट. देन दिस इंश्योर द फार्मर्स डू नॉट इनकर लॉसेस. इससे ये इंश्योर करना होता है कि फार्मर्स को लॉस ना हो. द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट्स मिनिमम वेज फॉर वर्क डन बाय एम्प्लॉइज सो दैट एम्प्लॉइज मेक फेयर पेमेंट टू देम. एम्प्लॉयर्स मेक फेयर पेमेंट टू देम. ऐसे ही गवर्नमेंट ये भी बताती है कि आप व्यक्ति को कितने से कम वेज नहीं दोगे. जो दिहाड़ी होती है, जैसे कि कोई भी मजदूर काम करता है, एक दिन का मान लो उसका 500 रुपए बन रहा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 500 रुपए से कम तो पर डे का नहीं दिया जाएगा. ये 200 हो
सकता है, 300 हो सकता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी डिसाइड करती है कि कितना कम से कम वेतन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। However, the government needs to carefully implement such price limit. If price is too low, producer would not have any motivation to produce. If price are too high, consumers would pay at disadvantage. तो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से ये प्राइस को कंट्रोल करना होता है। अगर प्राइस बहुत कम हो जाएगा तो कोई भी किसान, मान लो किसान का एग्जांपल लेते हैं, इतना कम 1 रुपए 2 रुपए किलो अगर गेहूं मिलेगा तो क्यों उगाएगा अगली बार, उसको तो नुकसान हो गया। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, अब गेहूं मान लो कि 1,000 रुपए या 50,000 रुपए किलो हो जाए, बहुत महंगे हो जाए, तो क्या कोई कंज्यूमर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो दोनों को लॉस नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इंश्योर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब कोई सामान किसी भी क्वालिटी का बिक जाएगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो ये क्वालिटी कौन डिटरमाइन करता है? जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सपायरी डेट निकल गई तो अब ये सामान खराब है, अब नहीं खाना है, तो ये सब किसने डिसाइड किया है? तो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। सो द गवर्नमेंट हैज अ रोल इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर मतलब जो लीगल ना हो, जो गलत है, ऐसी कोई प्रैक्टिस कंज्यूमर्स के साथ ना हो, तो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट मैन्युफैक्चरर फॉलो द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज। कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जब सामान डिलीवर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके साथ सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर इंस्टेंस दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चर मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डिजीज। फार्मास्यूटिकल मतलब ऐसी कंपनीज जो दवाइयां बनाती है, तो ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो बीमारी को ट्रीट किया जा सके। तो गवर्नमेंट सेट्स प्रोसीजर फॉर approval of medicine and conduct sample testing to check if the produced drug meets स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब क्योंकि इन कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल में दवाइयां बन रही हैं, तो दवाइयों की क्वालिटी जांच करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सैंपल टेस्ट करती है और फिर स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से सामान है कि नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दीज रेगुलेशंस इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स सो दैट देयर इज नो रिस्क टू द कंज्यूमर्स हेल्थ। तो इससे ये डिसाइड होता है, ये इंश्योर होता है कि सामान जो है वो खराब कंज्यूमर तक ना पहुंचे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट्स। अब मिटिगेटिंग मतलब क्या होता है? कम करना। इफेक्ट्स मतलब जो असर हो रहा है मार्केट पे, मार्केट किस वजह से चेंज हो रहा है, उसमें क्योंकि किस कारण से चेंजेस आ रहे हैं, उस कारण को कैसे मिटिगेट किया जाए कि मार्केट सही से फंक्शन कर सके। सो मार्केट समटाइम्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट बियॉन्ड द सेलिंग एंड बाइंग। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चीजें मार्केट में खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट्स फॉर ऑफन सर्टेन गुड्स रिक्वायर प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज दैट कुड पोल्यूट द एनवायरमेंट। मार्केट में कोई चीज बन रही है, गुड्स मतलब होता है कोई वस्तु, सामान बन रहा है, तो उसके लिए उसको उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा? फैक्ट्रीज में होगा। प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सारी मशीनरीज वर्क करती हैं, जिसके कारण धुआं निकलता है या किसी भी कारण से पोल्यूशन होता है, कहाँ पे? एनवायरमेंट में। सो द गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग सच इफेक्ट्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट से ही तो जुड़ा है ना ये सब चीजें, क्योंकि देखो मार्केट नहीं होगा तो सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें मार्केट से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट? सो गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इन चीजों को सही से कंट्रोल कर सके, कि पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल करना है, या मार्केट के क्या साइड इफेक्ट्स हैं या कैसे इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट एंड पोजेस हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर। जैसे कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, हम सब्जी लाते हैं प्लास्टिक में, उसमें वो जो प्लास्टिक है यूज, एक बार सब्जी लेकर आए फिर उसको हम फेंक देते हैं। अब वो एनवायरनमेंट में बहुत, मतलब एक प्लास्टिक को गलने में, खराब होने में, प्लास्टिक तो पहली बात गलता ही नहीं, मिट्टी के अंदर दबा रहेगा, राइट? सो इससे हेल्थ रिस्क होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। इन सच केसेस गवर्नमेंट इंटरवीन्स बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू मिटिगेट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मतलब हस्तक्षेप करती है कि ये जो कुछ स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशन यानी रूल लाए जाए, जिसकी वजह से इनका जो इफेक्ट है वो कम हो सके। जैसे बैन लगा देगी कि प्लास्टिक की पॉलिथीन्स जो होती हैं उनको हम, पॉलिथीन्स जो है उनका यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह पेपर बैग्स यूज करने चाहिए, या जो अभी आजकल आ रहे हैं कॉटन के बैग्स आ रहे हैं, तो उस तरीके के बैग्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये किसने रूल बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। सिमिलरली गवर्नमेंट पुट इन प्लेस सिस्टम टू मॉनिटर the weight and measures of packaged products to check the net quantity contained in the package। इसके बाद गवर्नमेंट, जो आप पैकेट किसी भी चीज का खरीदते हैं उस पे नेट वेट लिखा होता है, तो कितना वेट है उस पैकेट में, कितना सामान है, ये सब भी गवर्नमेंट मॉनिटर करती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसका गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, राइट? नाउ
प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स services or commodities that is accessible or available to all members of society. Their present use does not diminish their availability for future use. देखो पब्लिक मतलब लोग, जो सरकार द्वारा लाई गई है और वो सभी के लिए है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर गार्डन है तो गार्डन क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का है, उसमें सभी जा सकते हैं, कोई कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, उसमें आप रोक नहीं सकते किसी को, राइट? ऐसे ही पब्लिक गुड्स होते हैं जो सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं और अवेलेबल होते हैं, ठीक है? सो प्रोड्यूसर मेक सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। जो प्रोड्यूसर है, सामान बनाने वाला व्यक्ति है, वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए सामान बनाता है। लेकिन हाउएवर देयर आर सम गुड्स सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स डू नॉट एक्सपेक्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑन। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूसर से बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क जो है वो तो सबके लिए है, रोड्स सबके लिए है, पॉलिसिंग सबके लिए है, एंड सो ऑन। इन एडिशन यू रीड अबाउट द राइट्स एंड दैट सिटीजंस हैव टू सर्टेन वेलफेयर प्रोविजन इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने कुछ राइट्स के बारे में पढ़ा था कि सिटीजंस के पास क्या क्या अधिकार है। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो रोड्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाएगी। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, मान लो अंबानी है, तो अंबानी के पास बहुत पैसा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो रोड बनाने लग जाएंगे, है ना? रोड बनाने का काम सरकार का ही है, पार्क्स बनाने का काम सरकार का ही है। तो पब्लिक लोगों के लिए काम कौन करता है? सरकार करती है। वो ऐसे गुड्स बनाती है जिसपे कि उनको प्रॉफिट नहीं कमाना बल्कि सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी है। देन हाउ कैन कंज्यूमर्स एक्सेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट में इतना सामान आ रहा है, हम बोलते हैं ना, अरे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आखिर पता कैसे चलता है कौन से सामान की क्वालिटी अच्छी है और कौन से सामान की क्वालिटी ठीक नहीं है, ये हमें नहीं लेना चाहिए? तो पीछे जो पैकेट होता है उसमें बहुत सारी डिटेलिंग लिखी हुई होती है ना? सो वो कौन कंट्रोल करता है? अगेन इट्स जॉब ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? चलिए देखते हैं। मार्केट enable access to a wide variety of goods and services to consumer. How will consumer decide what they would like to buy? Consumer कैसे decide करेगा? इतनी सारी वैरायटी है सामान की, गुड्स की, सर्विसेज की, तो कैसे डिसाइड करे कंज्यूमर की कौन सा बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए? Did you think about the price, size of marble, strength and attractive color? Then as you can see, every consumer would need to assess the quality of products that they are buying. जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा सामान ये क्वालिटी अच्छी नहीं है या अच्छी है, हम लोग आपस में बातचीत करते थे कैसे है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन। कैसे एसेस करें, कैसे हम पता करें कि किसी चीज की क्वालिटी सही है या नहीं, यही आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो सपोज योर पेरेंट आस्क यू टू गेट 1 kg पैकेट ऑफ ग्राम फ्लावर फ्रॉम द नियर बाय ग्रोसर। आपके पास की दुकान से आपके पेरेंट्स ने बोला जाके 1 kg ग्राम फ्लावर यानी बेसन लेकर आने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स अवेलेबल एट शॉप सच एज वन शोन बिलो। अब यहाँ पर एक पैकेट दिया हुआ है, इस तरीके का कोई पैकेट आपको दिखेगा, लेकिन दुकान पे तो बेसन के बहुत सारे पैकेट होते हैं, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, अलग अलग नाम लिखे होते हैं। इसी तरीके का पैकेट आपको देखने को मिलता है, बट डिफरेंट साइज, कलर और शेप में। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखो। हाउ वुड यू डिटरमाइन दैट द क्वालिटी ऑफ ग्राम फ्लावर मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड? कौन सा एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है कि ये चीजें होनी चाहिए इस बेसन के अंदर, वो क्वालिटी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो चलिए यहाँ आगे देखते हैं क्या दिया है। ये बॉक्स हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले ये आगे का देखते हैं। सो डिड यू नोटिस द FSSAI FSSAI लोगो? इस तरीके का एक लोगो पैकेट पे बना होता है। ये देखो यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर थोड़ा सा ही धुंधला दिख रहा है, तो आप बुक में इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये मार्क होता है, लाइसेंस नंबर यहाँ नीचे लिखा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बैच नंबर लिखा है, MRP लिखा है कि कितना प्राइस होगा, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा जो यहाँ प्राइस लिखा है, इससे ज्यादा प्राइस पे कोई भी दुकानदार आपको ये पैकेट नहीं बेच सकता। न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल, यहाँ पर इस टेबल में न्यूट्रिशन कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वो सारी चीजें यहाँ डेटा मेंशन होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट, इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या चीजें मिलाकर ये प्रोडक्ट बना हुआ है। एलर्जन डिक्लेरेशन कि अगर कुछ इससे नुकसान है या क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं वो डिटेल्स। द नेट क्वांटिटी, कितना वेट है इस पैकेट का। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे डेट दी होती है ना। बेस्ट बिफोर डेट मतलब जैसे इस डेट को तो मैन्युफैक्चर हुआ, अब किस डेट से पहले तक इसे यूज करना है पैकेट ओपन होने के बाद, मतलब जैसे अब डेट एक्सपायरी जो डेट हम बोलते हैं वो एक तरीके से यही है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, किसने बनाया है उसका भी एड्रेस यहाँ पर होता है। तो ये सारी डिटेलिंग पैकेट पे है। इसका मतलब कुछ भी होगा तो हम समझ सकते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छाई है, वो सारी चीजें, राइट। अब आगे इसी के बारे में दिया है, पढ़ लेते हैं। सो FSSAI, इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है। इट्स सिंबल ऑन फूड पैकेट्स एंड
कार्टन्स इंडिकेट दैट फूड हैज बीन टेस्टेड बाय गवर्नमेंट एंड इज सेफ टू कंज्यूम। ये जो लोगो है आपको जिस भी बॉक्स पे जिस भी पैकेट पे मिलता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की बॉडी ने ये डिटरमाइन किया है, टेस्ट किया है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट सेफ है कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए या यूज के लिए। सो गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेशन दैट हेल्प बायर्स टू असेस प्रोडक्ट क्वालिटी। जो भी प्रोडक्शन का काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो परफेक्ट है, वो सेफ है, कंज्यूमर या बायर उसको यूज कर सकते हैं। देयर प्रेजेंस ऑन द प्रोडक्ट और इट्स पैकेज कंफर्म्स दैट द प्रोडक्ट फुलफिल द मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये जिस भी पैकेट पे आपको ये साइन देखने को मिलता है मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है किसी भी प्रोडक्ट का वो फुलफिल होता है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये तो एक साइन हो गया। इसके अलावा लेट्स सी व्हाट ईच ऑफ दीज लेबल मीन। इस तरीके के बहुत सारे लेबल होते हैं, आगे सारे डिटेल में दिए हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं। लेट अस सी ऑफ दीज लेवल। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक FSSAI देयर इज ISI। ISI मार्क आपको देखने को मिलेगा। ISI क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये भी गवर्नमेंट की बॉडी होती है। ये कौन इशू करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये नाम कुछ याद रखने होंगे। ISI ये कौन इशू करता है? BIS। ठीक। दिस सिंबल इज जनरली प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे आप प्रेस लेते हैं या फिर आप फ्रिज देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं आपके घर में आप नोट करिएगा कि उनपे आपको इस तरीके के लोगो देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे मिलेगा, ठीक, ऑटोमोटिव पार्ट्स, टायर्स पे, पेपर पे। दिस इंश्योर्स क्वालिटी एंड दैट प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी मेजर एक है। देन एगमार्क का एक साइन दिखता है AG। ये जो AG है इसमें ये एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ है। ये एक टाइप का सर्टिफिकेशन है, मार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी चीजें हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, स्पाइसेस, हनी, मसाले वगैरह जो है उन पे ही आपको देखने को मिलेगा एगमार्क का साइन। देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, लैपटॉप, AC, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा, उस पे B स्टार मार्क आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का फ्रिज वगैरह पे देखेंगे तो ये स्टैंड करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा कि BEE की फुल फॉर्म क्या है, ISI की फुल फॉर्म क्या है। सो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये देखता है। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि बिजली का बिल ज्यादा तो नहीं आ रहा है इसको यूज करने पे। स्टार मार्किंग होती है कि 5 स्टार है मतलब इसमें बिल बहुत कम आएगा। दीज रेटिंग्स आर प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट पैकेज एज स्टार्स। स्टार्स के थ्रू आपको मार्किंग में देखने को मिलती है। हायर स्टार्स इंडिकेट दैट अप्लायंसेस यूज लेस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने ज्यादा स्टार होंगे उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम यूज करेगा वो प्रोडक्ट। दिस इज गुड फॉर कंज्यूमर्स एज इलेक्ट्रिसिटी बिल वुड बी लेसर एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। तो ये कंज्यूमर के लिए, हम जैसे उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारा बिजली का बिल कम आता है और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ठीक। नाउ on the other hand, purchase decision of buyers are influenced by the reputation of the product. कभी कभी क्या होता है कि कितना ही स्टार हो या कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो हम नहीं खरीदते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज कम होती है फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे यहाँ वर्ड लिखा है इन्फ्लुएंस हो जाना। कैसे? अगर कोई एड आ रही है टीवी वगैरह में हम देखते हैं, ये रेटिंग सिस्टम आजकल आ गया है ना, तो किसने कितनी रेटिंग दी है हम देखते हैं कि अच्छा उसको ये अच्छा लगा है, उसको ये अच्छा लगा है, बहुत सारे लोग इसको 5 रेटिंग दे रहे हैं मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। कोई सेलिब्रिटी यूज कर रहा है कोई प्रोडक्ट तो भी हम एडवर्टीजमेंट देख कर ले लेते हैं। सो दिस इज बिल्ड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि बातों से बात फैलना। जैसे मैंने कोई चीज ली, अच्छा यूज किया मैंने उसको, मुझे अच्छा लगा, आप मुझसे पूछे कि अरे मुझे वो लेना है तो मैं बोलूंगी कि ये वाला ले लो, ये अच्छा चलता है। तो इसका मतलब वर्ड ऑफ माउथ, मेरे शब्दों के द्वारा आप प्रभावित हुए, आप इन्फ्लुएंस हुए, आपने फिर किसी और को कहा। तो एक तो ये हो गया। हैव योर फैमिली मेंबर्स बॉट सम प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर फ्रेंड और रिलेटिव्स सजेस्टेड इट टू देम। होता है ना कि फ्रेंड्स या रिलेटिव सजेस्ट करते हैं तो ले लेते हैं। सो ऑनलाइन रिव्यू एक तरीका हो गया। फीडबैक्स जो लिखे होते हैं कमेंट्स में वो हो गए। फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हेल्प्स अस डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन। शॉपिंग जब हम कर रहे हैं ऑनलाइन तो हमें कोई चीज खरीदनी चाहिए या नहीं, ये हम वहां से भी फीडबैक से और ऑनलाइन रिव्यू से भी पता करते हैं। तो ये हो गया हम एक्सटर्नल
कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम इसकी एक समरी दी गई है बुक में, वो देख लेते हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन, मार्केट फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर एट अ म्यूचुअली अग्रीड प्राइस which is determined by the demand from buyers and supply of sellers. Market have a chain of participants like manufacturers, wholesalers, distributors and retailers that enable supply of goods to the final consumer. देखो मार्केट्स के पास, जैसे ये वाला पॉइंट है, मार्केट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, एक सुविधा प्रोवाइड करता है जहां पे एक्सचेंज होता है सामान का, सर्विसेज का, बिटवीन बायर्स खरीदने वाले और सेलर्स बेचने वालों के बीच में। दोनों के बीच में एक प्राइस अग्रीमेंट होता है कि किस प्राइस पर सामान खरीदना है। ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की और मार्केट में सप्लाई कितनी है, ठीक। अभी जो मार्केट में चेन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सबसे पहले सामान बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर खरीदते हैं, होलसेलर से सामान डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाता है। इस तरीके से सप्लाई जो है गुड्स का फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। मार्केट ऑल्सो प्लेसेस फॉर interaction as they bring people together and enable exchange of ideas and tradition. मार्केट्स में लोग आकर जगह जगह से मिलते हैं, अपने कल्चर, आइडियाज, ट्रेडिशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। गवर्नमेंट प्लेज अ रेगुलेटरी रोल। गवर्नमेंट रेगुलेटरी रोल प्ले करती है। रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करने का काम करती है इन द मार्केट टू प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि सामान का क्वालिटी मेंटेन हो सके, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फेयर प्रैक्टिसेस, और मार्केट में कोई धांधली ना हो, जो प्रैक्टिसेस हैं, कोई प्राइस ज्यादा ना वसूल रहा हो कस्टमर से, राइट। तो ये सारी चीजें कंट्रोल, रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट का होता है। हाउएवर कंज्यूमर्स कैन आल्सो असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू सर्टिफिकेशन मार्क ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड थ्रू ऑनलाइन रिव्यूज। हम ऑनलाइन रिव्यूज के थ्रू गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है, जैसे हमने BIS देखा है ना, बी देखा, ये सब क्या है, एगमार्क देखा, राइट। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम कोई भी अप्लायंसेस कैसे हैं, कोई भी चीज कैसी है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी व्हिच इज गिवन इन द बुक। अब हम इस बुक के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक और पार्ट में इसका बना दूंगी जिसमें एक्स्ट्रा नोट्स, वीडियोस वगैरह जो समरी होती है और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो What are the main features of market? Market के main features क्या हैं? Recall a recent visit to a market to purchase a product. What are the different features of market that you observed during the visit? Market के important features क्या हैं वो बताने हैं, फिर बताना है कि एक आप अभी recent कहीं market गए हो, आपने क्या क्या market के features observe किए वो आपको बताना है। So the main feature of market are, पहला लिख देंगे there is buyer and a seller, ठीक। फिर exchange होता है goods और services का, आप इसको points में भी लिख सकते हैं, 1 2, देन थर्ड लिखेंगे एग्रीमेंट होता है प्राइस के ऊपर, ठीक। नाउ अब अपनी लास्ट विजिट के बारे में बताना है। तो इन माय लास्ट विजिट टू अ वीकली मार्केट आई सॉ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना, दुकानदार कह रहा है इतने में और हम कह रहे हैं नहीं थोड़ा कम करो, है ना। तो इस तरीके से बार्गेनिंग देखा मैंने बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। शॉप्स सेलिंग वेजिटेबल्स एंड क्लॉथ्स एंड पीपल बाइंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं, जो दुकानें हैं वहां सब्जियां, कपड़े, ये सब बिक रहे, जो भी आपने देखा वो ऑब्जर्व किया वो आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रिमेंबर द एपिग्राफ फ्रॉम अ फेमस इकोनॉमिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। एडम स्मिथ का एक कोट दिया हुआ था आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में। डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर यू हैव रीड। जो चैप्टर अभी हमने रीड किया उसके साथ इस कोट का क्या लिंक है या कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो द एपिग्राफ बाय एडम स्मिथ से वहां पे लिखा था, प्रोस्पेरिटी कम्स फ्रॉम मार्केट एज पीपल गेट्स गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन नॉट मेक देमसेल्व्स। लोग सामान खुद नहीं बना सकते, इसीलिए मार्केट पे डिपेंड होता है। तो मार्केट एक तरीके से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके मार्केट में हमारी सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी लाता है, समृद्धि लाता है। दिस इज ट्रू। तो ये क्या कैसे लिंक है इस चैप्टर से? सो ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज मार्केट कनेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, क्योंकि मार्केट ही प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है एंड अलाउ एवरीवन टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स। और हर व्यक्ति की जरूरत, जो भी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने का काम भी मार्केट करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुआवास, जो अमरूद वाला एक एग्जाम्पल हमने पार्ट 1 में देखा था, उसमें क्या देखा था हमने? इमेजिन दैट द सेलर इज गेटिंग अ गुड प्राइस। मान लो कि जो बेचने वाला है सामान को, उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है, ठीक है, गुड प्राइस, एंड इज एबल टू मेक प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। ही विल ट्राई टू गेट मोर गुआवास फ्रॉम फार्मर्स टू बी एबल टू सेल देम एट द सेम प्राइस एंड इंक्रीज हिज अर्निंग। अब वो क्या करेगा? जैसे उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो 10 रुपए किलो मान लो बेच रहा है, अब उसको लगेगा अरे इसमें तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं और गुआवास ले आता हूँ फार्मर से, किसान से खरीद के ले आता हूँ, और मैं उसको इसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे बेचूंगा, ताकि मेरी और अर्निंग बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए।
व्हाट इज फार्मर लाइकली टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? फार्मर को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? डू यू थिंक ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डिमांड फॉर guavas in the next season? What is likely to be his response? So if the seller earn a good price, the farmer will try to grow more guavas in the next season. अब बेचने वाले को फायदा हो रहा है तो किसान क्या सोचेगा, अरे इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है तो अगली बार से मैं और ज्यादा अमरूद लगाऊंगा नेक्स्ट सीजन में. He will start thinking about the demand because higher demand means more profit. The farmer's response will be to increase production to earn better income. अब वो चाहेगा कि मैं प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, है ना, प्रोडक्शन बढ़ा दूं ताकि मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाए. ठीक. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट्स. तो इसमें सही मैच करना. चलिए देखते हैं. सो फिजिकल मार्केट मतलब क्या होता है? फिजिकल मार्केट मतलब रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर. एक ऐसा मार्केट जहां पर बेचने वाले खरीदने वाले सामान को जमा होते हैं. फिजिकली आप वो जगह देख सकते हैं, बोलते हैं ना बाजार का एरिया या बाजार जा रहे हैं मंडी, तो ये जगह फिजिकली होती है. दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केट. ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है? बायर और सेलर. मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ, ये इस वाले में आ जाएगा 4, इस वाले में आ जाएगा 5. सो ऑनलाइन मार्केट में बायर और सेलर जो है वर्चुअली मीट होते हैं, मतलब एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं हो रही है, लोग वर्चुअली ऑनलाइन बातचीत चल रही है और ट्रांजैक्ट एट एनी टाइम, और कभी भी खरीदारी हो सकती है. फिर होता है, ये मैं लाइंस मिटा रही हूँ, ठीक है. फिर होता है डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मतलब जो हमारी कंट्री में ही है, ये वाला, ठीक है, 6th वाला. सो इट लाइज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. हमारे देश के अंदर की जो भी मार्केट्स है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, 6th है ये. इंटरनेशनल मार्केट मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज फ्लो आउटसाइड द नेशन बाउंड्री. हमारे देश की जो नेशन की जो बाउंड्री है उसके बाहर कोई सामान जा रहा है तो वो होता है इंटरनेशनल मार्केट. नाउ होलसेल मार्केट क्या होता है? ये बल्क में बहुत सारा क्वांटिटी का सामान एक साथ बेचते हैं, इसमें 2 वाला आ जाएगा. और रिटेल क्या होता है? ये होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेते हैं और थोड़ा थोड़ा फाइनल कंज्यूमर तक ये गुड्स और सर्विसेज पहुंचाते हैं. ठीक है, सो 3rd वाला यहाँ पर आंसर आ जाएगा. I hope it is clear. Now next देख लेते हैं 5th वाला. Prices are generally determined by the interaction between demand from buyers and supply by sellers. कितने खरीदने वाले हैं, सामान कितना है, इनके इंटरेक्शन जो आपस में होते हैं मार्केट्स में, उसी बेसिस पे प्राइसेस बताए जाते हैं कि किसी प्रोडक्ट का कितना होगा. Can you think of products where prices are high despite lesser number of buyers demanding the product? What could be the reason for that? आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हो जहां पे डिमांड तो कम है, लोग नहीं चाहते, फिर भी उसके प्राइसेस ज्यादा है. ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ और उसका रीजन भी बताओ. सो समटाइम्स प्राइसेस आर हाई इवन विद फ्यूअर बायर्स. खरीदने वाले कम है फिर भी प्राइस हाई होते हैं. लाइक इन द केस ऑफ डायमंड, गोल्ड और मेडिसिन. बहुत सारे मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बड़ी बीमारियों के लिए है, वो तो महंगी है, खरीदने वाले तो कम लोग हैं, सबको थोड़ी है वैसी बीमारी हो रही है. या डायमंड कितना महंगा आता है, सब लोग थोड़ी खरीद रहे हैं, फिर भी महंगा है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल है. गोल्ड लग्जूरियस जो प्रोडक्ट है उसमें आप बोल सकते हो दिस हैपेंस बिकॉज दे आर रेयर, क्योंकि ये कम है हमारी धरती पे. ये कॉस्टली है टू प्रोड्यूस और एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सो सेलर कीप द प्राइस हाइज. अब मेडिसिन के केस में बहुत जरूरी है, ये एसेंशियल है, अगर ये नहीं होगी तो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए पेशेंट, है ना. सो इसलिए इन चीजों की जो प्राइसेस है वो हमेशा हाई होते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको रीड कर लेते हैं. 6th क्वेश्चन है, लुक एट द रियल लाइफ सिचुएशन दैट अ रिटेल सेलर ऑफ वेजिटेबल्स एनकाउंटर्ड. यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, जो सब्जी वाले होते हैं, रिटेल मतलब जो हमारे आसपास सब्जियां बेचते हैं ना लोग, उनके बारे में क्या चीजें वो फेस करते हैं वो दिया है. अ फैमिली came to shop for vegetable. The price of beans that the seller on the cart was offering was ₹30 per kg. एक ठेले पे सब्जी वाला सामान बेच रहा है, एक फैमिली आती है सब्जी खरीदने और वो बीन्स के पूछती है कि बीन्स कैसे दिए, फली जो होती है, तो सब्जी वाला बोलता है 30 रुपए का किलो है. लेडी स्टार्टेड बार्गेन. लेडी फिर तो मोल भाव करने लगती है विद द सेलर टू ब्रिंग द प्राइस डाउन टू ₹25 पर केजी. तो वो लेडी कहती है कि नहीं 30 रुपए नहीं, ₹25 लगाओ पर केजी का, मतलब 5 रुपए वो कम कराती है. द सेलर प्रोटेस्टेड एंड refused to sell at the price, saying he would make a loss at that price. सेलर कहता है नहीं, इतने कम में तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे लॉस होगा, मैं 25 रुपए में नहीं दे पाऊंगा. तो लेडी वॉक्स अवे, तो वो औरत वहां से चली जाती है. द फैमिली देन गोज टू अ सुपर बाजार. उसके बाद सुपर बाजार जो हमारे आसपास होते हैं ना, मार्केट्स होते हैं, तो वहां पर जाती है नियर बाय. दे बाय वेजिटेबल इन द सुपर बाजार वेयर दे पे ₹40 पर केजी.
फॉर द बीन्स दैट इज नियरली पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग। अब वही बीन जो बाहर 30 रुपए केजी मिल रहा था, वो 25 रुपए के लिए उससे लड़ रही थी, वहां मार्केट में जाके उन लोगों ने 40 रुपए पर केजी खरीदा। सिर्फ फर्क इतना था कि वहां ठेले पे वो चीज खुली पड़ी हुई थी, यहाँ प्लास्टिक के एक बैग में अच्छे से पैक किया हुआ है। वट आर द रीजंस दैट द फैमिली डज दिस? फैमिली ने 40 रुपए पर केजी खरीदा, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? आर दीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट बाइंग एंड सेलिंग विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्राइस? क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं प्राइस से, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? देखो, डायरेक्टली तो यहाँ भी सब्जी थी और यहाँ भी वही सब्जी, लेकिन यहाँ प्राइस ज्यादा क्यों है? तो क्या कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो और भी प्राइस के या प्रोडक्ट के अलावा भी मैटर करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पैकिंग अच्छी थी, तो क्या ये चीजें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो द फैमिली बॉट बीन्स फ्रॉम द सुपर बाजार एट अ हायर प्राइस बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन कॉस्ट। कॉस्ट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बीन्स वर नीटली पैक्ड, साफ सुथरी बीन्स थी, पैकिंग थी, हाइजीन अच्छा था, हाइजीनिक थी, एंड फॉर बेटर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी। फैक्टर्स लाइक क्लीनलीनेस, मतलब साफ सुथरा होना, पैकेजिंग, ब्रांड ट्रस्ट एंड कन्वीनियंस अफेक्ट बाइंग एंड सेलिंग। सो ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइस मैटर करता है, अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, उसकी पैकिंग पे ध्यान दे तो लोगों को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। सो सिर्फ प्राइस ही ऐसी फैक्टर नहीं है, बाकी अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया दैट आर फेमस फॉर ग्रोइंग टमेटोज। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट इंडिया में ऐसी हैं, जिले ऐसे हैं जहाँ पे टमाटर बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग सम सीजन्स द सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर फार्मर्स। विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हार्वेस्ट देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ फार्मर्स थ्रोइंग अवे देयर प्रोड्यूस एंड ऑल देयर हार्ड वर्क गोइंग टू वेस्ट। वहां पर कभी कभी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत कम होता है किसी सीजन में, और उसकी वजह से फार्मर को अच्छे प्राइस नहीं मिलते तो रोड्स पे ही फेंक देते हैं, वो वेस्ट चली जाती है उनकी सारी मेहनत। व्हाई डू यू थिंक फार्मर्स डू दिस? फार्मर रोड पे क्यों फेंक देते हैं, उसको क्यों वेस्ट कर देते हैं? व्हाट रोल कैन होलसेलर प्ले इन सच सिचुएशन? व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट टमेटोज आर नॉट वेस्टेड एंड द फार्मर्स आर नॉट एट अ लॉस? देखो, कभी आपने भी न्यूज में सुना होगा कि टमाटर या प्याज बहुत सस्ते हो गए तो फार्मर्स उनको रोड पे फेंक रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे। तो इन सिचुएशन से डील करने के लिए होलसेलर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे फार्मर को लॉस ना हो और सही से प्राइस मिल जाए? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो फार्मर्स थ्रो टमेटोज व्हेन सप्लाई इज वेरी हाई। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मतलब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कस्टमर को आसानी से मिल रहा है, तो प्राइस ज्यादा क्यों पे करेंगे वो? एंड प्राइसेस फॉल, इसी वजह से प्राइस फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सो लो दैट सेलिंग ब्रिंग्स लॉसेस। अब बनाने में, टमाटर को लगाने में 5 रुपए पर केजी का कॉस्ट आया है, अब बिक रहा है मार्केट में 2 रुपए पर केजी, तो फार्मर को तो 2 रुपए बेच के कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना, 3 रुपए का तो नुकसान हो रहा है उसको। सो होलसेलर कैन हेल्प बाय स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और फाइंडिंग न्यू मार्केट्स। अब इसमें होलसेलर क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सो वो फार्मर, जैसे उसने टमाटर उगाए, अब इनके पास बहुत सारे टमाटर हैं, तो होलसेलर, ये जो बड़े विक्रेता होते हैं, ये क्या करेंगे, इनसे टमाटर खरीद लेंगे, इनको स्टोर कर लेंगे, इनके पास व्यवस्था होती है, और यहां से जिन एरिया में टमाटर कम हुआ है वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे ताकि उनको अच्छे प्राइस मिल सके, है ना, और या फिर कुछ बाद के लिए भी स्टोर करके वो रख सकते हैं। टमेटोज कैन ऑल्सो बी प्रोसेस्ड इनटू केचप, प्योरी एंड सॉस सो दैट फार्मर्स डोंट सफर लॉसेस एंड वेस्ट इज रिड्यूस्ड। जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे टमेटोज का यूज होता है एज ए इंग्रेडिएंट, जैसे सॉस जो बनते हैं या केचप वगैरह बनते हैं, उनको सप्लाई कर सकते हैं होलसेलर, है ना, उन इंडस्ट्रीज को केटर कर सकते हैं। सो इस तरीके से फार्मर्स को लॉस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हैव यू हर्ड अबाउट or visit a school carnival fair organized by your school or any other school? Discuss with your friends and teachers about the kind of activities organized by students there. आपने कभी स्कूल में मेला वगैरह लगता है वो विजिट किया है? वहां पर जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके बारे में बात करना है। हाउ डू दे कंडक्ट सेलिंग एंड नेगोशिएशन विद द बायर्स? कैसे वो लोग सामान को खरीद बेच करते हैं? सो चलिए पढ़ लेते हैं। यस, आई हैव सीन अ स्कूल कार्निवल। स्टूडेंट्स पुट अप स्टॉल्स, बच्चे वहां पे स्टॉल्स लगाते हैं, फूड के, गेम स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों द्वारा बनाया गया सामान। दे फिक्स प्राइजेस बट ऑल्सो गिव डिस्काउंट टू फ्रेंड्स। वो लोग प्राइस फिक्स कर देते हैं कि ये सामान इतने का है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को डिस्काउंट भी देते हैं। समटाइम्स बायर्स नेगोशिएट, कभी कभी नेगोशिएशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है प्राइस कम करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स अग्रीड, और वहां पर वो स्टूडेंट्स जो बेच रहे हैं, स्टॉल लगा रखा है जिन्होंने, वो मान भी जाते हैं। इट वॉज अ स्मॉल एग्जाम्पल हाउ मार्केट वर्क। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे मार्केट फंक्शन कैसा करता है, वो हम
हम देख सकते हैं. Now next is choose any 5 products and check out the label with the certification sign discussed in the chapter. Did you find products that did not have a logo? Why do you think this is so? हमें 5 ऐसे कोई प्रोडक्ट देखने हैं और चेक करना है सर्टिफिकेशन है कि नहीं, उस पे कौन सा मार्क है कौन सा नहीं. क्या आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट मिले जिसपे कोई लोगो नहीं है? सो आई चेक लेबल ऑफ 5 प्रोडक्ट्स. आप अपने घर में जो भी अप्लायंसेस हैं उनके लेबल्स चेक करते हैं. जैसे राइस पैकेट पे एग मार्क का साइन, देन या मिल्क के पैकेट पे ये फसाई का साइन होगा, सीलिंग फैन पे ISI का साइन होगा, रेफ्रिजरेटर पे B स्टार रेटिंग होगी, बिस्किट पे फसाई होगा, है ना. सम लोकल प्रोडक्ट्स, कोई ऐसे पैकेट्स होंगे जिसपे कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे लोगो नहीं होता है बिकॉज दे वर अनब्रांडेड. उनकी कोई ब्रांड नहीं होती और वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से. ठीक है. नाउ यू एंड योर क्लासमेट्स हैव मैन्युफैक्चर्ड अ सोप बार. आप और आपके क्लासमेट्स ने मिलकर एक साबुन बनाया. डिजाइन अ लेबल फॉर इट्स पैकेजिंग. आपको एक लेबल डिसाइड करना है, पैकेजिंग के लिए डिजाइन रेडी करना है. व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी मेंशन ऑन लेबल. क्या क्या चीजें उस पर मेंशन होनी चाहिए कंज्यूमर की जानकारी के लिए, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लोग जान पाए और खरीद पाए. सो फॉर आवर सोप बार द लेबल शुड इंक्लूड, उस पे नाम होना चाहिए प्रोडक्ट का, नेट वेट कितना है वो होना चाहिए, किस दिन बनाया गया उसकी एक्सपायरी की डेट, और MRP होना चाहिए. इंग्रेडिएंट्स उसमें आपने क्या क्या यूज किए वो होना चाहिए. मैन्युफैक्चर का नेम और एड्रेस होना चाहिए और सर्टिफिकेशन मार्क होना चाहिए. स्किन सेफ्टी और एलर्जी का वार्निंग होनी चाहिए. दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स कंज्यूमर know more about the product, okay, or know about the product better. So with this students we are done with the part 2 of this chapter. एक last part और आएगा part number 3 जिसमें इसके extra notes, summary और exam based extra questions हम practice कर लेंगे. Okay, so I hope these videos are helping you and all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.